नमस्कार, आप देख रहे हैं कार एंड बाइक हिंदी। बाजार में आ गई है एक और नई इलेक्ट्रिक कार MG कॉमेट और MG ZS EV के बाद विंडसर है देश में कंपनी की तीसरी EV। लेकिन इस कार के साथ कंपनी में बड़ा बदलाव भी हुआ है। अब ये MG मोटर इंडिया नहीं है, अब ये JSW MG मोटर इंडिया बन गई है और उस पेशकश में ये पहला लॉन्च है। आपके मन में है बहुत सारे सवाल इस नई इलेक्ट्रिक कार को लेके। आज उन सारे सवालों के जवाब इस रिव्यू में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी वक्त कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। और अगर ये वीडियो और MG विंडसर EV आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नई MG विंडसर को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इसका डिज़ाइन कुछ अलग है, कुछ हटके है। अमूमन यह डिज़ाइन हमारे बाज़ार में नहीं देखा जाता है। कंपनी से कहती है एक CUV, एक नए सेगमेंट की शुरुआत के तौर पे इसे देखती है। मतलब क्या, एक क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल। तो SUV नहीं है, सेडान नहीं है, लेकिन दोनों का एक मिक्सचर आपको इस कार में मिल जाता है। यानी सेडान का कंफर्ट और आराम और SUV का इम्पोजिंग स्टांस, एक मस्कुलर स्पोर्टी लुक, वो कंपनी इसमें देने का वादा कर रही है। साइज़ काफ़ी इंप्रेसिव है, करीब 4.25 मीटर इसकी लंबाई है और उससे ज़्यादा इंप्रेसिव है इसका व्हील बेस जो है 2700 मिलीमीटर, जो ये वादा करता है कि कैबिन के अंदर आपको मिलने वाला है बहुत सारा स्पेस MG विंडसर EV में। लुक भी देखें तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रूफ रेल्स देखिए, क्रोम का अच्छा इस्तेमाल है, फ्लश डोर हैंडल्स हैं और आपको सभी वेरिएंट्स में मिल जाएंगे। और कार की फुल साइज से बढ़िया तरीके से मेल खाते हैं इसके 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स। 3 वेरिएंट्स हैं। बेस में आपको 17 इंच मिलेगा स्टील, लेकिन बाकी दोनों में 18 इंच के आपको अलॉय मिल जाएंगे। इसका लुक मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, आप बताइए आपको कैसा लगा। लेकिन ओवरऑल जो कार का जो साइज़ है, ऐसा मैंने कहा, उसमें अच्छी तरह से फिट होते हैं। सर्कुलर आर्चेस हैं इसके अंदर, एक पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है। इसके ऊपर ही यहीं फ्रंट लेफ्ट साइड पे फेंडर पे चार्जिंग पोर्ट कंपनी का है, तो कन्वीनियंट प्लेस है जहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करके कार को चार्ज कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रंट और बैक लुक MG विंडसर EV का। और देखिए एक अलग कुछ नायाब चीज़ है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। अगर आप कार के चेहरे की बात करते हैं, एक 2 स्टेप इसमें एक हुड दिया गया है। यहाँ तक एक लेवल है, नीचे आते हैं थोड़ा फ्लैट है जहाँ पे आपको कनेक्टिंग लैंप्स मिल जाती हैं, और फिर एक और लेवल यहाँ पे दिया गया है। इंपॉर्टेंटली जो MG का लोगो है इल्यूमिनेट होता है रात में, वाकई काफ़ी शानदार लगता है देखने में। और नीचे भी आप देखेंगे तो क्रोम का इस्तेमाल है, या जो ब्रांड का नाम यहाँ लिखा हुआ है खास प्लेट के ऊपर, ये सब मिलके एक अच्छा डिसेंट मॉडर्न लुक दे देते हैं कार को। अच्छी बात यह है कि आप फ्रंट की बात करें या बैक की बात करें, जहां आपको कनेक्टिंग लैंप्स मिल जाती हैं, यहाँ पर भी जो भी LED सेटअप है वो कार में स्टैंडर्ड आपको सारे वेरिएंट्स में मिल जाएगा। तो जो लुक है वो तकरीबन बेस और टॉप का सेम ही है, जो कि एक अच्छी बात है। तो अगर आप 10 लाख में बेस वेरिएंट भी खरीदते हैं तो भी आपको बढ़िया लुक मिलने वाला है MG विंडसर EV में। कैबिन में देखें तो आपको बहुत अलग एहसास मिलता है, शायद आपने पहले किसी भी कार में ना देखा हो। और बड़ी से बड़ी लग्जरी कार में भी आपको इतनी बड़ी स्क्रीन तो नहीं मिलेगी। 15.6 इंच की टच स्क्रीन दी गई है MG विंडसर EV में, और टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलती है सिर्फ बेस के अलावा। बेस में भी आपको 10 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी, लेकिन ये वाकई में काफ़ी बड़ी है। आपके लैपटॉप से भी बड़ी स्क्रीन है यहाँ पे MG विंडसर EV में, और ज़्यादातर कार के फंक्शन इसी स्क्रीन से कंट्रोल होंगे। वो चीज़ आपको शायद पसंद आए, शायद ना आए। हम अभी कुछ घंटों से कार चला रहे हैं, लेकिन एहसास ये हुआ कि जब आपको 2-3 बार इस्तेमाल करने होते हैं फीचर्स, तो आपको एक्जैक्टली पता होता है कि कहाँ जाके किस चीज़ को एक्टिवेट करना है या डीएक्टिवेट करना है। तो जैसे आप कार को इस्तेमाल करेंगे उस चीज़ की आपको आदत पड़ जाएगी और बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्बिंग फीचर वो नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप बहुत बड़े फ़ैन हैं फिजिकल कंट्रोल्स के, फिजिकल बटन्स के, तो शायद ये कार आपके लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें हैं जो आपने किसी भी कार में टच स्क्रीन के थ्रू ऑपरेट नहीं करी होंगी। क्या क्या है उसमें, ये देखिए। जो आपकी लाइट्स हैं वो भी यहाँ से कंट्रोल होती हैं। तो लो बीम पोजिशन लैम्प है, वो आपको यहाँ से करना पड़ेगा सेट। उसके लिए कोई फिजिकल बटन नहीं दिया गया है। जो आपका मिरर है उसकी सेटिंग भी आपको टच स्क्रीन या स्टीयरिंग व्हील से ही करनी पड़ेगी। अलग से ड्राइवर के राइट साइड पे कोई बटन नहीं दिया गया है मिरर कंट्रोल करने के लिए। तो यहीं से बटन दबाइए और यहीं से अपने मिरर्स को सेट करिए। वो भी एक कुछ अलग ख़ास फीचर है इस टच स्क्रीन में। ड्राइविंग मोड्स भी यहीं से सेट होंगे, और स्टीयरिंग में भी जो आपको सेटिंग्स करनी है, स्टीयरिंग के बटन्स के जो कंट्रोल्स हैं वो भी आप यहीं से सेलेक्ट करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस टच स्क्रीन में जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कनेक्टिविटी फीचर्स हैं, बहुत सारे रिमोट फीचर्स हैं। जियो के साथ कंपनी का टाइप हो गया है, तो बहुत सारी ऐप्स आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो आप कार में बहुत सारे एंटरटेनमेंट की ऐप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आपकी फैमिली वालों को पसंद आना चाहिए। इसके अलावा आपको और क्या मिल जाता है, आपको मिल जाती है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, साथ में 360 व्यू कैमरा भी है। और ये मुझे खास तौर से पसंद आया,
अच्छा व्यू देता है, कई सारी सेटिंग्स में आप चेंज कर सकते हैं, चारों तरफ से आपको दिख जाता है आपके आसपास क्या है क्या नहीं है, ताकि आप अपनी गाड़ी ज़्यादा आराम के साथ और ज़्यादा पीस ऑफ माइंड के साथ चला सकें। और फाइनली क्लस्टर है, स्क्रीन साइज़ को देखते हुए बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक कॉन्ट्रास्ट लगता है, एक बड़ी 15.6 इंच की स्क्रीन के साथ करीब 8.8 इंच का क्लस्टर है, लेकिन इस स्क्रीन को देखते हुए थोड़ा छोटा लगता है और निचले वेरिएंट्स में और भी थोड़ा आपको छोटा मिल जाएगा 7 इंच के आसपास का, लेकिन फुल डिजिटल है तो अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है और इसको इस्तेमाल करना भी आसान है। स्क्रीन से बेटर आपको यहाँ ब्राइटनेस और विजिबिलिटी भी मिल जाएगी। हालांकि क्लाइमेट कंट्रोल के लिए आपको फिजिकल बटन्स दे दिए गए हैं, वो एक अच्छी बात है, और उसके अलावा एक एर्गोनॉमिक कैबिन है। एक ईवी में ये फ़ायदा हमेशा होता है कि आपको दोनों सीट्स के बीच में अच्छा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, तो विंडसर में कुछ ऐसा ही आपको दिया गया है। तो यहाँ देखिए कप होल्डर है, यहाँ नीचे एक बड़ा स्टोरेज स्पेस है जहाँ आपको ए और सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाते हैं, और ख़ास तौर से ये जो कप होल्डर्स हैं यहाँ डैश पे डोर्स के पास मुझे बड़े अच्छे और थोड़े यूनिक लगे, और बिल्कुल आपकी ड्रिंक कहीं नहीं स्पिल होने वाली है। एसी वेंट्स का डिज़ाइन देखिए काफ़ी अच्छा है, और कुल मिला के एक स्पोर्टी लुक आपको यहाँ मिल जाता है एमजी विंडसर ईवी में। इसके अलावा क्या मिलता है, वायरलेस चार्जर है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, उनका कंट्रोल भी आपको टच स्क्रीन के थ्रू ही करना पड़ेगा। और जो सीट्स की कुशनिंग है ये मुझे काफ़ी पसंद आई, काफ़ी कंफर्टेबल लगी, बड़ी सीट है, मेरी हाइट के हिसाब से भी मुझे लगा कि मेरे पास काफ़ी आराम और काफ़ी स्पेस है जो मैं यहाँ बैठ के मुझे मिल रहा है। एक और ख़ास बात एमजी विंडसर ईवी में, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बड़ा स्काई रूफ है। हालांकि ये ओपन नहीं होता है, सिर्फ इसका सनशेड ओपन होता है, लेकिन इसका साइज़ आपको वाकई में इम्प्रेस करेगा। सेकंड रो पे बैठेंगे तब भी आपको ये पसंद आना चाहिए। अभी वहाँ चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ कैसा फील मिलता है आपको एमजी विंडसर ईवी। ये देखिए 2700 मिलीमीटर व्हील बेस का कमाल, मुझे कितना स्पेस यहाँ मिल रहा है सेकंड रो में। फ्रंट सीट मेरी ड्राइविंग सीट स्टाइल के हिसाब से एडजस्टेड है, और ये नी रूम और लेग रूम मुझे यहाँ मिल रहा है। बिल्कुल फ्लैट फ्लोर है, तो तीसरा पैसेंजर भी यहाँ काफ़ी आराम से बैठ पाएगा। ये एसी के वेंट भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपनी जगह पर हैं सीट्स के बीच में। लेकिन जो इम्प्रेसिव बात है वो है इसकी सीट, और इसी को कंपनी बार बार कह रही है कि आपको गाड़ी में एक बिजनेस क्लास की फील मिलेगी। एक थोड़ा मिक्स बैग है, बिल्कुल बिजनेस क्लास उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। जैसे मैंने आपको अगली रो में बताया था, यहाँ भी अच्छी सीट्स हैं, कुशनिंग अच्छी है, टेक्सचर अच्छा है, तो एक प्रीमियम एहसास आपको यहाँ मिलता है। तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, वो एक अच्छी बात है। और सबसे खास बात इसका रिक्लाइन फंक्शन है, तो कुल मिला के आगे पीछे 135 डिग्री का रिक्लाइन है एमजी विंडसर में। तो फिलहाल ये आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा रिक्लाइन, लेकिन यहाँ ये रुकता नहीं है, ये आगे भी जाता है, और बिल्कुल आप इसको लास्ट तक लेके जाके आराम से सनरूफ का मज़ा लेके एक लंबे सफ़र पे जा सकते हैं बिना थके हुए, और आपको मिलेगी काफ़ी कंफर्टेबल ड्राइव एमजी विंडसर ईवी में। एक और चीज़ तो काफ़ी इंप्रेसिव है एमजी विंडसर ईवी में, वो है इसका बूट स्पेस। बड़े आराम से बैठा हुआ हूँ। कंपनी का दावा है कि आपको मिलता है 604 लीटर, लेकिन टॉप वेरिएंट में नहीं है, उसमें थोड़ा सा कम है, करीब 25 लीटर कम है, तो ये टॉप वेरिएंट है। यहाँ आपको मिलता है करीब 580 लीटर का बूट स्पेस, वो भी काफ़ी इंप्रेसिव फिगर है। लेकिन अगर आपकी सीट पूरी रिक्लाइन होगी तो शायद आपको वो नंबर ना मिले। तो सीट अगर सीधी होगी, उस हिसाब से मेरा अंदाज़ा है कि कंपनी उस हिसाब से कह रही है कि आपको 580 लीटर या 604 लीटर बूट स्पेस मिल जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि 60-40 का स्प्लिट है, हर वेरिएंट में है, तो आप एक या दो सीट्स या सबको फोल्ड कर सकते हैं और आपको फिर और ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में काफ़ी इंप्रेसिव है विंडसर। बहुत ऊंचा भी नहीं है, तो सामान उतारना और निकालना भी आपके लिए काफ़ी आसान होगा। इस कार में फुल करके इसको बंद कर सकते हैं। थोड़ा सा हैवी है क्योंकि बड़ा हैच है, थोड़ी सी मशक्क़त इसमें आपको करनी पड़ेगी। एक परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन पाना बहुत मुश्किल काम नहीं है एमजी विंडसर में। इसके डायमेंशंस ऐसे हैं कि आपको एक क्लैरिटी अच्छी मिलती है सामने वाले रोड की, और पिछला व्यू भी ठीक ठाक है, बहुत बुरा नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें बीच में एक एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप इस बहुत बड़े डैशबोर्ड एरिया को नज़रअंदाज कर दें तो मेरी हाइट में वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। शायद छोटे हाइट के ड्राइवर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, डैश बहुत बड़ा है, तो बाहर का जो एरिया है, बोनेट जो एक्चुअली बहुत छोटा है, वो इतना आपको दिखता नहीं है। लेकिन ओवरऑल आपको लगता है कि आप एक एसयूवी टाइप का फील आपको मिल रहा है। आप थोड़ा उठी हुई पोजीशन पे बैठते हैं, वो एक अच्छी बात है। आपको हर वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाएगी, वो भी एक अच्छी बात है। और यहाँ टॉप में तो इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, तो बस बटन दबाइए और अपने हिसाब से अपनी सीट पोजीशन को सेट करिए, वो एक काम की चीज़ है। अर्गोनॉमिकली अच्छा वर्क करता है। एक और अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन जो NVH लेवल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो साइलेंस होने के बाद इंजन की कोई शोर है नहीं यहाँ पे, उसके बाद भी जो बाहर का शोर है वो कैबिन में बहुत कम आता है। तो जो फिट एंड फिनिश है ना, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी एमजी विंडसर की। एक रोबस्ट फील देती है, जिस वजह से जो बाहर का शोर है वो अंदर कम आता है कैबिन के। आंकड़ों की बात कर लेते हैं, क्योंकि आंकड़े वाकई में इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर से एक इलेक्ट्रिक कार में। और यहाँ पे लगी है एक 38 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी जो LFP फॉर्मेट में आती है।
तो भारतीय ज़रूरतों के या वेदर कंडीशन के हिसाब को ज़्यादा सूट करती है एक इलेक्ट्रिक बैटरी, वो एक अच्छी बात है। और 38 किलोवाट आवर किसी भी हिसाब से छोटा साइज़ नहीं है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं फॉर एग्जांपल नेक्सॉन ईवी से, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कितनी बड़ी बैटरी यहाँ पे मिल रही है। अब करीब 135 bhp की मैक्सिमम पावर है जो अच्छी है, 200 Nm का पीक टॉर्क है। बहुत ज़्यादा हाई आंकड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो आपको सारा शुरू से मिल जाता है, तो वो एक अच्छी बात है। तो ज़्यादा टॉर्क के साथ आपको एक बढ़िया तेज़ पिकअप भी इस कार के अंदर मिल जाता है। क्लेम्ड रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 38 किलोवाट आवर से जैसी आप एक्सपेक्ट करेंगे तकरीबन उतनी ही रेंज मिलती है। तो कंपनी का दावा है 331 किलोमीटर। शायद एक्सपेक्टेशन मेरी थोड़ी और थी इससे, लेकिन 331 भी कम नहीं है, ठीक ठाक है। इस रेंज को देखते हुए ये कार मुझे ज़्यादा सूटेबल लगती है रोज़मर्रा के शहरी इस्तेमाल के लिए, घर से ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस से कहीं मार्केट जाने के लिए, फिर घर आने के लिए। उसमें आप आराम से हफ्ते में 1 या 2 बार चार्ज करके अपना पूरा हफ्ता निकाल सकते हैं, एक अच्छी बात है। साथ में मोड्स भी हैं, तो एक बटन दबाइए यहाँ पे स्क्रीन पे, फिजिकल बटन तो नहीं है, लेकिन आप सेटिंग्स करके एक फिजिकल बटन स्टीयरिंग व्हील पे यूज़ कर सकते हैं मोड्स को चेंज करने के लिए, एक अच्छी बात है। 4 ड्राइविंग मोड्स हैं, इको प्लस, इको नॉर्मल और स्पोर्ट्स। इको प्लस वाकई में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपकी रेंज थोड़ी कम बची है, बैटरी थोड़ी कम बची है, तो इको प्लस में डालिए तो कार ज़्यादा इकोनॉमिकल तरीके से चलती है। और फिर आपके पास 3 लेवल की एनर्जी रिकवरी भी है, जिसको हम रीजनरेशन बोलते हैं। तो लाइट है, नॉर्मल है, हैवी है। तो इको प्लस और हैवी में आप चलते हैं तो आप काफ़ी हद तक कम बैटरी कंज्यूम करके अपनी ड्राइव को कंटिन्यू कर सकते हैं अच्छी स्पीड्स पे। मैं भी उसी मोड में चल रहा हूँ। देखिए कार की स्पीड 82 किलोमीटर पर आवर है, 82 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, गाड़ी आराम से चल रही है। एक्सीलेटर दबा के रखना पड़ता है, नहीं तो ऑब्वियसली ब्रेकिंग ज़्यादा फास्ट होगी उसमें अगर एक्सीलेटर छोड़ देंगे, तो वो एक बात है इसमें। अब एक क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल का जो है डिज़ाइन जो कंपनी बात कर रही है, वो आपको फ़ायदा कैसे करता है? वो आपको फ़ायदा करता है डायनेमिक्स में। एयर फ्लो बहुत ही बढ़िया होता है उसकी वजह से, उस शेप की वजह से। बहुत खड़ी डिज़ाइन नहीं है एसयूवी की, तो सीडान वाली हैंडलिंग तो नहीं है, लेकिन हैंडलिंग से आपको शिकायत कम ही होगी, क्योंकि जिस तरह से ये मूवमेंट करती है हाई स्पीड पर भी, वो आपको अच्छा लगता है। तो आप 80, 100, 120 तक भी, क्योंकि अभी हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हैं, यहाँ पे लीगल स्पीड लिमिट 120 की है, तब तक भी हमने जाके देखा, वहाँ भी स्टेबिलिटी आपको इस कार की अच्छी लगेगी इस स्पीड के ऊपर। सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ लगा, थोड़ा सा और सॉफ्ट हो सकता था विंडसर ईवी में, लेकिन हमने देखा नॉर्मली इलेक्ट्रिक कार्स में ये रहता ही है कि थोड़ा सा स्टिफ सस्पेंशन आपको मिलता है। तो वही कुछ कहानी विंडसर की भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपको आराम नहीं देगा या ये डिसकम्फर्टिंग है, क्योंकि सीट्स अच्छी हैं और ओवरऑल जो फील है कैबिन का वो काफ़ी कंफर्टेबल है। तो सस्पेंशन भी उसी को सब्सक्राइब करता है, आपको एक अच्छी फील मिल जाती है। स्टीयरिंग अच्छी है, लाइट है, इसको इस्तेमाल करना आसान है और काफ़ी सटीक भी है, तो वो भी आपको निराश नहीं करेगी अपने परफॉर्मेंस के साथ। अहम बात है सेफ्टी की। अच्छी बात यह है कि एमजी ने इस कार में 6 एयरबैग्स, आइसोफिक्स माउंट्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ये सारे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पे पेश कर दिए हैं। वो मुझे बात पसंद आई इस कार की। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी स्टैंडर्ड है, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक्स भी दिए गए हैं, वो भी एक अच्छी बात है। तो कुल मिला के सेफ्टी का अच्छा खासा ख्याल इस कार के अंदर रखा गया है। हाँ, अगर आप उम्मीद करते थे कि इसमें आपको ADAS फंक्शंस मिलेंगे, वो आपको नहीं दिए गए हैं, लेकिन 360 व्यू कैमरा है, वो कई जगह पे आपकी हेल्प कर देता है। तो कुल मिला के एक अच्छे पैकेज के रूप में सामने आती है। एक सेफ कार भी लगती है चलाते वक्त, हाई स्पीड्स पर भी और लो स्पीड्स पर भी MG विंडसर। शुरुआती कीमत कंपनी ने बता दी है 9,99,000 रुपये एक शोरूम। लेकिन सबसे अहम बात जो है बैस क्या है, आपको इस कार की जो बैटरी है उसके लिए अलग से पैसे देने होंगे। तो 10 लाख रुपए सुन के ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि बैस के लिए, बैटरी के लिए अलग से चार्ज करेगी कंपनी। तो मोटा मोटा जो कंपनी ने आपको एक आंकड़ा दिया है वो ये है कि अगर आप हर महीने 1500 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे तो आपको हर किलोमीटर के लिए 3.5 रुपये देने होंगे। तो ये करीब 5,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगा पर महीना, जो आपकी बैटरी की किस्त होगी। अलग अलग फाइनेंस प्लान्स भी हैं, एक मतलब अगर आप 0 किलोमीटर्स का चाहते हैं उस पर भी मिल जाएगा, लेकिन 1500 है वो हर महीने अगर आप चलाएंगे तो कार की किस्त के अलावा आपको ये किस्त भी देनी पड़ेगी। और अभी एग्जैक्ट तो हमें इसका टाइम नहीं पता है, लेकिन कंपनी कह रही है कि 8 से 9 साल तक आपको ये किस्तें भरनी पड़ेंगी। ये ऑप्शन भी बाद में आएगा कि आप कुछ सालों के बाद बैटरी की बची हुई कीमत चुकाकर बैटरी को अपने पास फुल अपना उसके मालिक बन सकते हैं। कंपनी ये ऑप्शन भी देने वाली है कि आप कार को बैटरी के साथ खरीद सकते हैं।
तो वो भी जल्दी बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हमें बताया गया है वो ये बताया गया है कि बैटरी अलग से आती है और उसमें आपको इतने पैसे देने होंगे पर किलोमीटर। MG विंडसर EV की एक ख़ास बात यह है कि ये कुछ हट के कुछ अलग पेश करती है कार्स के बाज़ार में भी और इलेक्ट्रिक कार्स के बाज़ार में भी। तो फीचर्स अलग हैं, कंफर्ट अलग है, वो सब काफ़ी इंप्रेस करता है। और अपनी लिमिटेशंस को ये कार जानती है कि शहरी इस्तेमाल में बढ़िया है, आपको रोज़ ऑफिस जाना है, आप इसको हफ्ते में 1 या 2 बार चार्ज करिए, क्योंकि बहुत लंबी रेंज नहीं है तो शायद हाईवेज़ या लंबे सफ़र के लिए कार नहीं बनी है। तो शहरी इस्तेमाल होगा, शायद बढ़िया रहेगा इस कार के साथ। तो कई चीज़ों में ये कार अपने आप को बहुत अच्छे ऑप्शन के रूप में पेश करती है। एक आउट एंड आउट ड्राइवर्स कार इसको बोलना शायद ठीक नहीं होगा, बहुत बड़ी बैटरी नहीं है, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है, लेकिन जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल है उसके हिसाब से मुझे इसके नंबर्स काफ़ी सफिशेंट लगे। एक और ख़ास बात है इसका बैटरी एज अ सर्विस ऑप्शन, और वो आपको कुछ कंफ्यूज ज़रूर कर सकता है, लेकिन कंपनी कह रही है कि आप बैटरी के साथ भी कार को जल्दी खरीद पाएंगे। सिर्फ बैटरी लीज पे या हायर पे लेने का ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। तो वो भी एक डाउट है जो कंपनी ने क्लियर कर दिया है। हालांकि बहुत सारे सवाल अभी हमारे मन में हैं कि बैटरी एज अ सर्विस लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी और आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद होगी या नहीं होगी, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल आप बताइए कि आपको कैसी लगी MG विंडसर EV, कुछ अलग लगी, कुछ खास लगी या नहीं लगी? और अगर आप एक EV खरीदने के लिए बाज़ार में हैं तो क्या ये कार आपको अपनी तरफ खींचेगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।